हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एग्जाम स्पेशल में। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार दरोगा एडिटोरिया वॉल्यूम 2 जो आया हुआ है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखने वाले हैं। और इससे पहले जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक हम करा चुके हैं। अगर आप तक अभी तक नहीं देखा है तो आपने जाकर अब यूट्यूब चैनल पर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। और ये जो सेट हम करा रहे हैं डिस्कस, उसका आप लोग को सबसे पहले आप लोग को ये सेट लगाना होगा और आप लोग को तभी ये वीडियो देखने पर बेनिफिट होगा। और आप लोग का जो इतना स्कोर आ रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती होगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को जो हो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी जो है बेनिफिट मिल सके। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे वक्फ संशोधन विधेयक जो आया था लोकसभा में जो है कब पेश किया गया था, आपको बताना है। जो हाल ही में चर्चा में रहा था वक्फ संशोधन विधेयक जो है लोकसभा में कब पेश किया गया था, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 8 अगस्त 2024 को जो है वक्फ संशोधन विधेयक जो है लोकसभा में पेश किया गया था। और वक्फ संशोधन जो विधेयक है इसको लोकसभा में पेश किया था किरेन रिजिजू ने पेश किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन बना है। ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है एनडीबी, इसका 9वां सदस्य कौन बना है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्जीरिया जो है इसका न्यू मेंबर बना है, 9वां सदस्य बना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे भार्गवास्त्र का संबंध किससे है। ये भार्गवास्त्र जो है इसका संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम, यानी कि जो झुंड में ड्रोन आते हैं उसको अटैक करने के लिए भार्गवास्त्र का प्रयोग किया जाता है। और इसे बनाया, भार्गवास्त्र का निर्माण जो किया है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड यानी कि ईईएल नागपुर में स्थित है, इसके द्वारा बनाया गया है। इसका जो रेंज है 5 से 6 किलोमीटर रेंज है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं कि किस आईआईटी के द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है। जो मिट्टी में मौजूद होते हैं विषैले प्रदूषक उनको खत्म करने के लिए बैक्टीरिया को विकसित किया है, किस आईआईटी ने, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी बॉम्बे ने इसको विकसित किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2024 में जो है अर्जुन पुरस्कार जो है कितने एथलीटों को दिया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 32 व्यक्तियों को जो है 32 खिलाड़ियों को जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को जो है दक्षिण से उत्तर की ओर सजाना है। और आपको बताना है कि दक्षिण से उत्तर की ओर सजाने पर जो है कौन सा क्रम इसमें आएगा आपका। तो इसका देख लीजिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी आएगा दक्षिण से, उसके ऊपर जो है उत्तर की ओर जाएंगे तो जास्कर आएगा, उसके ऊपर जो है लद्दाख आएगा और उसके ऊपर जो है काराकोरम श्रेणी आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम श्रेणी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि एनएचआरसी जो है इसका जो है आपको बताना है कि अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वी राम सुब्रमण्यम जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि जून 2025 में भारत के कितने नए वेटलैंड शहर को जो है रामसर सिटी में शामिल किया गया है। आपको बताना है कि जून 2025 जो है भारत के कितने वेटलैंड शहर को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, खीचन और फलोदी को जो है ये दोनों जो है राजस्थान के हैं, इनको जो है वेटलैंड शहर में शामिल किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना जो है किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना को शुरू किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि 2025-26 के लिए बिहार का राजकोषीय घाटा लक्ष्य कितना रखा गया है। 2025-26 में जो बिहार का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितना रखा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3% जो है लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए आप लोग जो है ये सेट जो है पूरा अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा। हम जो भी क्वेश्चन है आपको 2 से 3 बार आपको लोग को रिपीट करते हैं ताकि आप लोग क्वेश्चन जो है यहीं पर याद हो जाए। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहे हैं कि मंदाकिनी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। मंदाकिनी जो है किस जल प्रवाह से अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अलकनंदा से संबंधित है मंदाकिनी नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है किस राज्य सरकार के द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका जो है स्थापना किया गया है।
बताना है आपको किस राज्य सरकार के द्वारा वन संरक्षण के लिए जो है महाभारत वाटिका की स्थापना की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड राज्य सरकार ने जो है महाभारत वाटिका की स्थापना किया है वन संरक्षण के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट ISRF 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम बताना है। देखिए जो 18वीं वन रिपोर्ट जारी किया गया है 2023 के अनुसार, उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन और क्षेत्र आवरण वाले जो आपको शीर्ष 3 राज्यों का क्रम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र, यानी कि सबसे ज़्यादा वन और वृक्ष आवरण जो है आपका मध्य प्रदेश में है, उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश में और उसके बाद जो आपका महाराष्ट्र में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहे हैं कि हाल ही में किस देश के संसद के द्वारा पर्वत को जो है कानूनी शक्ति का दर्जा दिया गया है। किस देश ने अपने संसद के द्वारा जो है पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड जो है पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि निखिल बनर्जी का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है। निखिल बनर्जी जो है इनका संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सितार से। निखिल बनर्जी का संबंध जो है आपका सितार से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। नंबर 16 बोल रहा है कि बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। बिहार से आपको बताना है कि कितने व्यक्तियों को 2025 में जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 व्यक्तियों को जो है पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, जिसमें से कि एक व्यक्ति यानी कि शारदा सिन्हा जिनको मरणोपरांत पद्म विभूषण मिलेगा, और सुशील मोदी जो है जिनको पद्म भूषण मिलेगा मरणोपरांत, और 5 व्यक्ति जो हैं उनको पद्मश्री का अवार्ड दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि हाल ही में 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, कौन सी जयंती मनाई गई, आपको क्रम से बताना है। तो देखिए भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को महू जिले में मध्य प्रदेश में हुआ था, और इनकी जो 2025 में जो है जयंती मनाई गई है वो 135वीं जयंती मनाई गई है, 135 जयंती मनाई गई है इनकी, और यह दिल्ली में मनाई गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि भारतीय सेना ने 13 मई को कहाँ पर ऑपरेशन केलर लॉन्च किया है। भारतीय सेना के द्वारा 13 मई को ऑपरेशन केलर जो है किस स्थान पर लॉन्च किया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर जो है ऑपरेशन केलर चलाया गया है भारतीय सेना के द्वारा। और ऑपरेशन केलर जो है ये किसके लिए चलाया गया, दक्षिणी कश्मीर के सोफिया नामक जगह पर जो है घने जंगलों में उच्च तीव्रता वाला आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि ग्राम सभा के सदस्य होने के लिए अपेक्षित नहीं है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है ग्राम सभा सदस्य होने के लिए आपको अपेक्षित नहीं है बताना है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि व्यक्ति का नाम ग्राम की मतदाता सूची में होना चाहिए, ये आपका सही है। और ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि उसकी उम्र जो है 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए, ये भी कथन आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी में बोले कि पंचायत चुनाव में वह उस ग्राम पंचायत के मुखिया या किसी वार्ड सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ हो, तो ये आपका कथन गलती होगा। मुखिया या वार्ड सदस्य के रूप में निर्वाचित होना अनिवार्य नहीं है आपको ग्राम सभा सदस्य होने के लिए। और डी नंबर बोल रहा है कि उस व्यक्ति का ग्राम का निवासी होना चाहिए, मतलब उसी ग्राम का निवासी होना चाहिए। तो आपका ए नंबर, बी नंबर और डी नंबर कथन सही है, और ऑप्शन सी नंबर जो कथन है ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि MLA का पूर्ण विस्तार क्या है। MLA का पूर्ण विस्तार आपको बताना है क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए MLA का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, और ये जो है ऑप्शन में एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पर, और यहाँ पर काउंसिल दिया है, और यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, MLA का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की व्यवस्था का सही क्रम आपको बताना है कि कौन सा मौलिक अधिकार का व्यवस्था में सही क्रम आपका किया गया है। तो देखिए मौलिक अधिकारों में सबसे पहले आता है समानता का अधिकार, उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक है, और स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आपका 23-24 में है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 तक है, और आगे जो है आपका सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार है जो कि 29-30 में है, और अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में है। ये आपका जो है मौलिक अधिकार में क्रम से दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहे हैं कि लोकतंत्र बचाओ का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था। लोकतंत्र बचाओ का जो नारा है ये किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर का आपका ऑप्शन नंबर डी, जनता पार्टी के द्वारा है जो दिया गया था। जनता पार्टी के द्वारा जो है ये नारा दिया गया था, लोकतंत्र बचाओ का नारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघात्मक शासन प्रणाली जो है इसकी उदाहरण नहीं है।
कौन सा देश जो है संघात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका जो है संघात्मक शासन प्रणाली का जो है यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर जो है एकात्मक शासन व्यवस्था है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको मिलान करके बताना है कि हमारे भारतीय संविधान से कौन सी प्रक्रिया जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो चलिए मिलान करके देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या आ रहा है आपका। तो देखिए फ्रांस से जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है लिया गया है। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है फ्रांस से लिया गया है। और ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से आपका विधि निर्माण प्रक्रिया जो लिया गया है, मतलब कानून निर्माण की विधि लिया गया है। और अमेरिका से जो है आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है। और आयरलैंड से जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। तो आपको मिलान करने पर आ रहा है 4, 1, 2, 3। ये जो है ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 4, 1, 2, 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम सीमा का निर्धारण जो किया गया था वो 91वां संशोधन के तहत किया गया था। और यह जो अधिनियम है इसको कब पारित किया गया था आपको बताना है। मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम सीमा का निर्धारण जो है करने के लिए 91वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था। और इसको जो है कब पारित किया गया था आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2003 में जो है इसको पारित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि संसदीय प्रणाली के अंतर्गत विधायिका के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के तरीकों में से कौन सा तरीका शामिल है आपको बताना है। संसदीय जो शासन प्रणाली होती है उसमें विधायिका के द्वारा जो है कार्यपालिका पर जो नियंत्रण किया जाता है उसके बारे में आपको बताना है ये कौन सा तरीका जो है शामिल है। इसमें जो आपका तरीका शामिल है वो उपरोक्त सभी शामिल है, यानी कि वित्तीय नियंत्रण भी होता है और अविश्वास प्रस्ताव भी होता है और बहस और वाद विवाद भी होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि निम्नलिखित संवैधानिक व्यवस्था पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है यहाँ पर सही है। सही कथन की पहचान करना है आपको, सही कथन की पहचान करना है। तो चलिए देख लेते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 बोले कि संसद विधि के द्वारा किसी राज्य के क्षेत्रफल में अनुच्छेद 3 के तहत वृद्धि कर सकती है। किसी राज्य के क्षेत्रफल में जो है अनुच्छेद 3 के तहत वृद्धि कर सकती है। तो ये कथन जो आपका सही है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है कि संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों के प्रवेश जो है अनुच्छेद 4 के तहत करती है। ये कथन जो गलत है। नए राज्यों का प्रवेश जो करती है ये अनुच्छेद 2 के तहत करती है। तो यह आपका कथन जो है गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है राइट ऑप्शन दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान की मूल या बुनियादी संरचना का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया था। संविधान की मूल या बुनियादी संरचना का सिद्धांत जो है किस वाद में आपको प्रतिपादित किया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जो 1973 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो आपका संविधान की मूल या बुनियादी संरचना सुप्रीम कोर्ट ने माना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोला कि कार्नेलाइट जो है किस धातु का अयस्क है। कार्नेलाइट जो है किस धातु का अयस्क है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम। पोटेशियम जो है इसका अयस्क है कार्नेलाइट। आपका अयस्क से क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा के प्रीवियस में दिया गया है और आपका पूछता है एग्जाम में, तो आपको लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहे हैं कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात का नियम दिया था। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ प्राउस्ट ने जो है स्थिर अनुपात का नियम दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोला है कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना हो जाता है। आपको बताना है कि किस ताप पर जो फ़ारेनहाइट जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड से जो है आपका दोगुना हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 160 डिग्री के टेम्परेचर पर जो है फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड से दोगुना हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करना है कि कौन सा कथन जो है गलत है। तो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कि अम्लीय वर्षा जो है ज़्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है। यह कथन आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। तो यह भी कथन आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी में बोला है कि ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है। तो ये भी कथन आपका सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है। ऑप्शन नंबर डी बोला है कि ओजोन परत सूर्य के अवरक्त विकिरण को पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देता है। यह आपका कथन गलत है। अवरक्त किरण नहीं होगा, यहाँ पर जो है पराबैंगनी किरण होगा। ओजोन परत जो है सूर्य के पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देती है। तो यह कथन जो है आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहे हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त जो है किसका मान दर्शाता है। आधुनिक आवर्त सारणी जिसे मोस्ले ने दिया था उसमें आपको बताना है कि आवर्त जो है किसका मान दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधान क्वांटम संख्या का जो है मान दर्शाता है आवर्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34।
क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं। आपको बताना है कि बीज किसके द्वारा बनता है और फल किसके द्वारा बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडाशय से फल बनता है और बीजांड से बीज बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है निर्जीव होता है। आपको बताना है कि कोशिका का कौन सा भाग जो है निर्जीव होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिक्तिका यानी कि वैक्यूल जो होता है कोशिका का निर्जीव भाग होता है। बाकी सभी जो है सजीव होता है, तारक केंद्रक सजीव होता है, राइबोसोम सजीव होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी सजीव होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया है। आपको बताना है कि जो फायर अलार्म यूज किया जाता है उसमें से किस सेल का उपयोग किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फायर अलार्म जो है फोटो सेल का उपयोग किया जाता है। याद कर लीजिए इसको, फ से फायर अलार्म और फ से फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा कितना फीसदी रहा है। आपको बताना है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो हिस्सा है 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था, यानी कि दोनों को मिलाकर आपको बताना है। तो देखिए अनुसूचित जाति का जो हिस्सा था 16.6% था और अनुसूचित जनजाति का जो हिस्सा था 8.6% था। तो दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 25.2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन जो है किसके द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, इसके बताना है। मनुष्य में जो एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन होता है इसके द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत जो है इसका प्रभावित करता है। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन जो है इससे से जो है यकृत जो है अंग हमारा प्रभावित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि तेलचट्टा के पास क्या है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलचट्टा के पास जो है 3 जोड़ी पैर हैं और 2 जोड़ी पंख हैं, यानी कि 6 उसके पैर होते हैं और 4 उसके पंख होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी भी तरल पदार्थ का प्रवाह की दर को मापने के लिए कहते हैं। किस उपकरण का उपयोग जो है किसी भी तरल पदार्थ के प्रवाह की दर मापने के लिए कहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेंचुरीमीटर जो है इसका प्रयोग जो है किसी भी तरल पदार्थ के प्रवाह की दर को मापने के लिए किया जाता है। और स्पीडोमीटर जो आपका दिया हुआ है, स्पीडोमीटर से जो है गतिवान वाहनों की गति को मापने के लिए किया जाता है। और जो रडार है, ऑप्शन नंबर बी में रडार दिया है, रडार से जो आपका दूर से आने वाली वाहनों की गति एवं दिशा को ज्ञात करने के लिए उपकरण किया जाता है। और टेकोमीटर का प्रयोग जो है किया जाता है वहाँ पर जहाँ पर वायुयान तथा मोटर नावों की गति वाला उपकरण है टेकोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था। हार्मोन शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायलर और स्टार्लिंग ने किया था। वायलर और स्टार्लिंग ने जो है हार्मोन शब्द सबसे पहले प्रयोग किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है, इसमें क्या होता है। आपको बताना है कि हीमोफीलिया जो है एक अनुवांशिक विकार है, लेकिन इसमें होता क्या है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त के स्कंदन में आवश्यक होता है। अगर आपको हीमोफीलिया रोग होता है तो आपको रक्त का जो थक्का नहीं बनेगा, तो उसी बोल रहा है कि रक्त के थक्का को बनाने वाला जो प्रोटीन है उसका निर्माण नहीं होता है हमारे शरीर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है कि व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब। आपको बताना है कि व्यक्ति जो है वस्तुओं को कैसे देख पाता है, क्या प्रक्रिया होती है उसको देखने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब प्रकाश जो है वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए। प्रकाश जो है वस्तु पर पड़कर आंखों की तरफ आएगी तभी हमें वो वस्तु जो है दिखाई देगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विभिन्न प्रभाव होते हैं, इन प्रभावों के संदर्भ में जो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार जो है तप्त होता है, यानी कि गर्म होता है। तो यह कथन जो आपका सही है। और 2 नंबर में बोल रहा है कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति कार्य करने लगता है। यह भी कथन सही है कि चुंबक की भांति कार्य करने लगता है। उसका जो है एक प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस क्षेत्र में जाने पर जो है उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये आपका जो है ये भी कथन जो है सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट जो है आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में बोल रहा है कि पौधों की तनों की परिधि में वृद्धि जो है निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। पौधों की तनों की परिधि में वृद्धि करना है, यानी कि ऐसे जो होता है ऐसे वृद्धि करना है आपको। तो वृद्धि जो है कैसे होगी, तो आपका जो है पार्श्व विभाजित के उत्तक से जो है तने की परिधि में वृद्धि होती है, और जो शीर्षस्थ विभाजित की उत्तक है इससे आपका तने की लंबाई में वृद्धि होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पार्श्व विभाजित की उत्तक से तने की परिधि में वृद्धि होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो है
खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर होगा हेनरिक हर्ट्ज रुडोल्फ, और प्रकाश विद्युत प्रभाव की विस्तृत व्याख्या की था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि नाभिकीय संलयन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। कि नाभिकीय संलयन के संदर्भ में आपको बताना है। देखिए चलिए विचार कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर ए में दिया है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान दो हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाया जाता है। ये कथन आपका सही है। ऑप्शन 2 में बोल रहा है कि नाभिकीय संलयन में सामान्यतः हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन समस्थानिकों से हीलियम उत्पन्न की जाती है। ये भी कथन आपका सही है। कथन नंबर 3 में दिया है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है। तो ये भी कथन जो है आपका सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 तीनों कथन जो है आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है कि मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में जो है 2 बार दांत जो बढ़ता है उनकी संख्या कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20 दांत जो है 2 बार मनुष्य में उगते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है कि टेनिस कोर्ट की शपथ जो है किस क्रांति से संबंधित है? टेनिस कोर्ट की शपथ जो है किस क्रांति से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है टेनिस कोर्ट की शपथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 बोला कि टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब को स्थापित करने में किस देश के सैनिकों की मदद ली थी? टीपू सुल्तान जो है जैकोबिन क्लब को स्थापित करने के लिए किस देश के सैनिकों के साथ मदद लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के सैनिकों के साथ जो है टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब की स्थापना करने के लिए मदद लिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में आपको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर दिया है। देख लीजिए, मिलान कर लेते हैं। बहिष्कृत भारत जो है इसकी स्थापना किया गया था 1927 ईस्वी में, और भीमराव अम्बेडकर ने इसका स्थापना किया था। बहिष्कृत भारत जो है ये पत्रिका है, इसका संपादक जो है भीमराव अम्बेडकर 1927 में थे। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है इसको भी स्थापना 1924 में भीमराव अम्बेडकर ने किया था। और अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना जो है 1942 ईस्वी में भीमराव अम्बेडकर ने भी किया था। ये तीनों का जो है बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत हितकारिणी सभा और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, तीनों की स्थापना जो है भीमराव अम्बेडकर ने किया था। और लास्ट वाला जो है अखिल भारतीय हरिजन संघ, इसकी स्थापना जो 1932 में महात्मा गांधी ने किया था। तो इसका मिलान करने पर आपका आ रहा है 2143 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2143। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहे कि निम्न में से किस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता है? किस संस्था को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन एसोसिएशन जो है इस संस्था को जो है इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज्य की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है स्वराज्य की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता 1906 में अधिवेशन जो हुआ था, जिसके अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी ने। इसी अधिवेशन में जो है स्वराज्य की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया है कि युगांतर नामक जो क्रांतिकारी साप्ताहिक पत्रिका है इसका प्रकाशन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा जो है इसको संपादक किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं की गतिविधियों को कालानुक्रम में सजाना है कि कौन पहले हुआ था उसके बाद कौन हुआ था, आपको बताना है। तो देखिए, कामागाटामारू प्रकरण जो है आपका 1914 ईस्वी में हुआ था। कामागाटू प्रकरण जो है 1914 ईस्वी में हुआ था। और मणिकतल्ला षड्यंत्र केस है ये आपका जो है 1908 में हुआ था, मणिकतल्ला षड्यंत्र केस। और गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 ईस्वी में हुआ था। और वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका गया था आपका 1912 ईस्वी में, 23 दिसंबर 1912 ईस्वी में। तो आपका मिलान करने पर इसका आ रहा है BDCA आ रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, BDCA। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है कि राम मोहम्मद सिंह आज़ाद जो है किस क्रांतिकारी का अन्य नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह जो है इनका नाम है राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57।
क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है। देश और राजधानी दिया है तो इसमें से आपको बताना है कौन सा गलत है। साइप्रस की राजधानी जो है निकोसिया, ये आपका सही है। कंबोडिया की राजधानी जो है नोमपेन, ये भी आपका सही है। ओमान की राजधानी अम्मान, ये आपका गलत है। ओमान की राजधानी जो है आपका मस्कट हो जाएगा। और सीरिया की राजधानी दमिश्क, ये आपका सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये आपका गलत दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, यानी कि सही कथन का आपको पहचान करना है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 में दिया है, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों समकालीन थे, तो ये कथन जो आपका सही है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है कि दोनों का जन्म गयाजी जिले में हुआ था, यह कथन गलत है। दोनों में से किसी का भी जन्म जो है गयाजी जिले में नहीं हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म जो है आपका 563 ईसा पूर्व में नेपाल के तराई में स्थित कपिल वस्तु नामक स्थान पर हुआ था। तो वही महावीर स्वामी का जन्म जो है, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में बिहार के वैशाली के निकट कुंडग्राम नामक स्थान में हुआ था। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है सही। आपका सही पूछा गया है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर होगा, केवल एक सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है कि शाहनामा के रचनाकार और प्रसिद्ध ईरानी लेखक फिरदौसी जो है 11वीं शताब्दी में किसका दरबारी कवि थे, आपको बताना है। जो शाहनामा के लेखक हैं फिरदौसी जो है, आपको बताना है कि किस दरबारी कवि थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महमूद गजनवी के जो है दरबारी कवि थे फिरदौसी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहे हैं कि महान सम्राट जो है कृष्णदेवराय का संबंध विजयनगर साम्राज्य के किस वंश से है। जो कृष्णदेवराय थे, इनका समाज जो है संबंध जो है किस वंश से, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुलु वंश या तुलुआ वंश से जो है इनका संबंध था कृष्णदेवराय का। और कृष्णदेवराय का जो शासनकाल है 1509 ईस्वी से लेकर 1529 ईस्वी तक है। इनके समकालीन जो है मुगल शासक बाबर से समकालीन थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि शेर शाह का शासनकाल में राज्य का हिस्सा भूमि उपज का कितना मतलब होती थी। आपको बताना है कि शेर शाह के शासनकाल में राज्य का हिस्सा जो है भूमि उपज का कितना होता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1/3 जो हिस्सा था भूमि उपज का देना पड़ता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक जो है किसे माना जाता है। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक जो है रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए कूट का सही प्रयोग करके उत्तर चुनना है। एक तरफ आपका लॉ एस का क्षेत्र दिया हुआ है और एक तरफ आपका राज्य दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि कौन सा लॉ एस का क्षेत्र जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए मिलान कर लेते हैं। बादाम पहाड़ी जो है आपका, बादाम पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो बादाम पहाड़ी जो है आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। और दल्ली गजहरा जो है आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। और कुद्रेमुख जो है आपका कर्नाटक में स्थित है। और नोआ मुंडी जो है आपका झारखंड में स्थित है। तो इसको मिलान करने पर आपका आ रहा है 2 3 1 4। तो मिलान करने से 2 3 1 4 आ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1 आ रहा है, सॉरी 2 3 4 1 आ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 3 4 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है कि बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है। बर्फानी तूफान जो है किस प्रकार की आपदा है, आपको बताना है। वायुमंडलीय है कि भौमिक है कि जलीय है कि जैविक है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय है। बर्फानी तूफान जो है आपका वायुमंडलीय आपदा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से युग में जो है सही नहीं है, यानी कि गलत कथन की आपको पहचान करना है। देखिए पंपास जो है अर्जेंटीना का, ये कथन सही है। वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका, ये भी सही है। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया, ये भी सही है। और लानोज जो है चिली का नहीं है, और लानोज जो है वेनेजुएला का है। तो ये आपका कथन जो है गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 दिया है कि निम्नलिखित नगरों या शहरों में से कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का पिट्सबर्ग जो है जमशेदपुर को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है कि लघु ज्वार भाटा जो है कब उत्पन्न होता है। लघु ज्वार भाटा जो है कब उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्धचंद्र के समय, यानी कि 7 दिन पर जो है आपका लघु ज्वार भाटा जो है आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट लावा के शैलों का निर्माण हुआ है, किस युग में हुआ है। दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित जो है लावा के शैलों का निर्माण जो है किस युग में हुआ है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टेशियस युग में जो है बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है दक्कन के पठार पर क्रिस्टेशियस युग में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। सुनीता विलियम्स का वह सहकर्मी जो उनके साथ जो अंतरिक्ष में फंसा था। बताना है आपको कि सुनीता विलियम्स का कौन सा सहकर्मी था जो अंतरिक्ष में फंसा हुआ था उनके साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वुच विलमोर जो है उनके साथ फंसा हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया गया है कि परवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ जो है
किस तट के समीप स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ जो है किस तट के समीप स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्वींसलैंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्वींसलैंड तट पर जो है स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? किस नदी के मुहाने पर जो है पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिसिसिपी नदी पर जो है आपका ये मुहाने, मिसिसिपी नदी के मुहाने पर जो है पक्षी के पंजे वाला डेल्टा बनता है। और मिसिसिपी नदी जो है आपका अमेरिका में बहती है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। आईसीसी अंडर 19 T20 महिला विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का आयोजन जो है आपका मलेशिया में किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया में किया गया है। और इसमें महिला जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है अंडर 19 वाला, इसमें भारत ने साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर जो है यह खिताब जीत लिया है और लगातार दूसरी बार जो है भारत जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में दिया है कि सबसे अधिक स्थिर परिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे अधिक स्थिर परिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महासागर जो है सबसे स्थिर परिस्थितिकी तंत्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। जैव विविधता के विनाश का कारण क्या है? जैव विविधता जो है इसके विनाश का कारण क्या है? तो देखिए, जीवों के प्राकृतिक आवास में कमी, ये कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण विनाश हो रहा है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है कि वनों का विनाश हो रहा है इसलिए जैव विविधता का विनाश हो रहा है, ये भी आपका सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी जो है आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न दे सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक जो है कहाँ स्थित है? प्रमुख मत्स्य का क्षेत्र है ये ग्रैंड बैंक। ग्रैंड बैंक आपको बताना है कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो है ग्रैंड बैंक स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में दिया है आपको कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और आपको मिलान करके बताना है। एक तरफ आपका दिया है सूची 1 में वन्य जीव अभयारण्य और दूसरी तरफ जो है आपको इसका राज्य देना है, संबंधित राज्य बताना है किस राज्य से संबंधित है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। नामदफा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, पेरियार जो है आपका केरल में हो जाएगा, और बांदीपुर जो है आपका कर्नाटक में हो जाएगा, और लमजाओ जो है मणिपुर में हो जाएगा। मिलान करने पर आपका आ रहा है 2 4 1 3, 2 4 1 3 जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 दे रहा है कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है मानव विकास रिपोर्ट को जारी करती है? यानी कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है कौन सी संस्था जारी करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, UNDP जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक को जारी करती है। और UNDP की स्थापना जो है 1965 में किया गया था और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। और मानव विकास रिपोर्ट जो है 1990 से जारी किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। आधुनिकीकरण में शामिल है, आधुनिकीकरण में जो है क्या शामिल है आपको बताना है। तो देखिए, नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी शामिल है और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी शामिल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों शामिल है आधुनिकीकरण में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। UNCED का पूर्ण विस्तार क्या है? आपको बताना है कि UNCED का जो है पूर्ण विस्तार क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में दिया गया है कि वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक RBI यानी कि रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, किस दर पर जो है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक RBI से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि जो है उधार ले सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीमांत स्थायी सुविधा दर। सीमांत स्थायी सुविधा दर, सीमांत स्थायी सुविधा दर पर जो है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से जो है रातों रात धन की अतिरिक्त राशि जो है उधार ले सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जो है जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइमन कुजनेट्स को जो है राष्ट्रीय आय के लेखांकन का जन्मदाता कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। टाइफाइड और कलरा किसका उदाहरण है? मतलब किसके द्वारा ये रोग होता है? वायुजन्य है कि जलजन्य है कि संक्रामक रोग है कि अनुवांशिक रोग है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों जो है टाइफाइड और कलरा जल के जन्य रोग है, मतलब जल से होने वाले रोग हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 बोल रहा है कि वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कहाँ की गई थी? वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बम्बई में जो है इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि कौन सा कथन जो इसमें सही नहीं, यानी कि गलत कथन की पहचान करना है। तो देखिए, कथन नंबर 1 में दिया है कि चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, तो ये कथन जो आपका सही है कि चिपको आंदोलन का संबंध जो है उत्तराखंड राज्य से है। और ऑप्शन नंबर 2 में दिया है कि एपिको आंदोलन जो तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया था, तो यह कथन जो आपका गलत है। एपिको आंदोलन जो आपका 1983 ईस्वी में जो है
कर्नाटक राज्य में शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है आपका गलत है। इसमें गलत पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए? 76वां गणतंत्र दिवस जो हुआ है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में जो है कौन शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रबोवो सुबियांतो जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को जो है इसमें शामिल किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 बोल रहा है कि किस देश की संसद का जो नाम है फेडरल असेंबली है? किस देश की संसद का नाम है फेडरल असेंबली? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड की देश की जो है संसद का नाम है फेडरल असेंबली। और फ्रांस की संसद का जो नाम है नेशनल असेंबली है। और मिस्र जो है पीपल्स असेंबली है। और तुर्की जो है ग्रैंड नेशनल असेंबली है संसद का नाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 बोल रहा है कि द बिहार हेराल्ड समाचार को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? द बिहार हेराल्ड जो है समाचार पत्र जो है इसको किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1875 में जो है इसको प्रकाशित किया गया था। द बिहार हेराल्ड बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था। इसे गुरु प्रसाद सेन के द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसका प्रकाशन जो है 1875 में शुरू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो हुआ है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो हुआ है आपको महान स्नानागार जो है इसका परिमाप आपको बताना है कि इसकी लंबाई कितनी थी, चौड़ाई कितनी थी और गहराई कितनी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसकी लंबाई थी 11.88 मीटर और 7.101 मीटर जो इसकी चौड़ाई थी और 2.43 मीटर जो है इसकी गहराई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 बोल रहा है कि चेरनोबिल में परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? चेरनोबिल जो स्थान है यहाँ पर परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1986 में जो है चेरनोबिल में परमाणु घटना हुई थी। और चेरनोबिल जो है यूक्रेन में स्थित है और यहाँ पर 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में चौथे रिएक्टर में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में दिया है कि दिए गए शब्द का संधि विच्छेद आपको करके बताना है कि तन्मय का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तत्जोड़मय इसका संधि विच्छेद सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 बोल रहा है कि गुलर का फूल मुहावरे का अर्थ क्या है? गुलर के फूल का मुहावरे का अर्थ है कि अत्यंत दुर्लभ होना, दुर्लभ वस्तु जो है गुलर के फूल का सही अर्थ है मुहावरे का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में दिया है कि निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन करना है। आपको समास बताना है कि सुख दुख के लिए कौन सा समास होगा। तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास जो है सुख दुख के लिए आता है। द्वंद्व समास जिस समास में दोनों पद जो है प्रधान हो इसका जो है द्वंद्व समास कहा जाता है, जिससे कि सुख और दुख दोनों पद प्रधान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स आपको बताना है कि द आर्चर मिस्ड द फिल इन द ब्लैंक बाई एन इंच। आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, द आर्चर मिस्ड द एम बाई एन इंच। मतलब कि जो आर्चर है वो 1 इंच से जो है आपका लक्ष्य से मिस हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 भी इंग्लिश का है। इसमें दिया गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स आपको बताना है। पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड, आपको बताना है कि ए पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इगोइस्ट कहा जाता है इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 से जो है आपका मैथ का क्वेश्चन आ रहा है। आपके बिहार दरोगा के पीटी में जो है मैथ से आपका 5 से 6 क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग मैथ को भी अभी से सॉल्व करते रहिएगा, क्योंकि जल्द ही जो है 18-17 पोस्ट का फॉर्म आने वाला है। तो उसके लिए तैयारी जो है अभी से लग जाइएगा आप लोग, तभी आप लोग का फ़ायदा होगा। फॉर्म आने के बाद जो लोग लगते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है, अभी से जो लगता है उनका सिलेक्शन होता है। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन मैथ देख लेते हैं कि रमन और उसके पिता की आयु जो है अनुपात 3:8 है। इनकी आयु का गुणनफल जो 1176 है। तो 4 वर्ष बाद जो है आपको बताना है कि आयु का अनुपात क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपको सॉल्व करने पर 5:12 आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। 3x + 5 = 20 है। तो x का मान बताना है आपको, जिसको सॉल्व करने पर आपका x का मान आएगा 5 आंसर आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 भी आपका मैथ का है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल जो 144 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसकी परिमिति आपको बताना है। 144 वर्ग सेंटीमीटर वाले वर्ग का आपको परिमाप बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपको सॉल्व करने पर 48 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक दुकानदार 50 रुपये की कमीज पर 20% की छूट देता है। तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 40 रुपये जो है इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 बोल रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या अलग है। आपको बताना है कि कौन सी संख्या जो है इन सब में से 5 संख्याओं में से अलग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
28 जो है इसमें से अलग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 जो है रीजनिंग का है कि यदि परसों बुधवार है तो आज का दिन कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोमवार जो है आज का दिन हो जाएगा। तो इसी के साथ जो है आपका सेट नंबर 10 जो है एरोटेरिया का जो समाप्त हो चुका है। और अगर आप लोग का इसमें जो स्कोर कितना रहा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग को वीडियो जो है पसंद आ रही होगी तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जो दोस्त जो है बिहार दरोगा, बीपीएससी और बिहार CGL4 इन सब की तैयारी करने वाले हैं उनको जो है ये वीडियो जो है आप लोग शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 11 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।